नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष न निष्पक्ष। आज इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, नई दिल्ली की बड़ी खबरों के बारे में जानकारी मिलेगी, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। यह एक न्यूज़ चैनल है। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाती है, जैसे भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जानकारी, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स। साथ साथ मैं आपको बता दूं, आम जनता से जुड़े मुद्दे को भी उठाया जाता है। समाचार पत्रों में जो कुछ आता है उसका विश्लेषण भी किया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखें, समझने का प्रयास करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि परिणाम तो जारी कर दिया गया, लेकिन लाखों प्रतियोगी छात्रों को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्यों लगा है? कटऑफ को देखकर। जो कटऑफ था वह अप्रत्याशित था। सवाल है, इतना कटऑफ कैसे चला गया? तो इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कटऑफ नहीं होगा, धमाका होगा। तो जो बताया गया वही हुआ। और साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, नॉर्मलाइजेशन के बाद अंक जारी नहीं किए, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। भर्ती बोर्ड की ओर से कोटिवार परीक्षा परिणाम जारी किया जा रहा है। इस बार परीक्षा परिणाम में केवल सफल रहे अभ्यर्थियों के रोल नंबर जारी किए गए हैं। हर बार की तरह नॉर्मलाइजेशन के बाद अंक जारी नहीं किए गए हैं। पहली स्टेज की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सफल रहे अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की परीक्षा देनी होगी। परीक्षा की तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। सवाल है, परीक्षा कब होगी? सीबीटी 2 की परीक्षा कब होगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मुझे जानकारी है कि परीक्षा फरवरी में कराने की तैयारी है। लेकिन अगर नियंत्रण नहीं होता है, कोरोना ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जाता है, तो इस पर एक बार और बैठक होगी, उसके साथ निर्णय लिया जाएगा। संभावनाएं होंगी, अगर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ जाता है तो परीक्षा अप्रैल के बाद कंडक्ट कराई जाएगी। अगली खबर राजस्थान की है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अध्यापक लेवल 1 को लेकर है। बीएड बाल विकास डिग्रीधारी कर सकेंगे आवेदन। गुड न्यूज़ है, जितने भी बीएड डिग्रीधारी हैं जो बाल विकास के लिए आवेदन करना चाहते थे, जिनका परिणाम रोका गया था, उनके लिए गुड न्यूज़ है। आज के समाचार पत्रों में इसके संबंध में जानकारी दी गई है। आप पत्रिका बीकानेर में इस खबर को पढ़ सकते हैं। अगली अपडेट है, कक्षा 8 तक के विद्यालय आज रहेंगे बंद। मैं आपको बताना चाहता हूं, लखनऊ की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। क्या आगे भी विद्यालय बंद रहेंगे? सभी के जहन में सवाल है, क्योंकि कोरोना की महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शासन कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद विद्यालय बंद करने की समय सीमा और बढ़ा सकता है। तो अभी इस पर एक बैठक होगी, बैठक में निर्णय लिया जाएगा। जो भी जानकारी होगी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अभी तक की जानकारी के अनुसार 16 तक स्कूल बंद किए गए हैं। अगली अपडेट है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी में जातिगत समीकरण बहुत ही बुलंद होता चला जा रहा है। जिस तरह से 2014, 2017 और 2019 में भाजपा ने जातीय समीकरण को साधा था, उसी प्रकार से अखिलेश यादव ने अब की बार भाजपा को चकमा दे दिए हैं। और जो जातीय समीकरण है, उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश चुनाव जीता जा सकता है। क्योंकि जब चुनाव आते हैं, टिकट बंटवारा होता है और पूरा चुनाव जातिगत आधार पर चला जाता है। इसलिए जातीय समीकरण के आधार पर ही उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 होने वाला है, जबकि जात और धर्म पर चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की कटु सत्यता यही है कि सब कुछ मुद्दे गायब हो जाते हैं, सारे मुद्दे गायब हो जाते हैं, बस आकर जात पर टिक जाता है। अगली अपडेट है, युवाओं के हाथों में प्रत्याशियों की तकदीर। अब की बार युवा वोटर बढ़े, जैसा कि यहाँ पर पूरा डाटा दिया गया है और इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था। इसके पहले भी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि विधानसभा खैर, बरौली, अतरौली, छरा, कोल, अलीगढ़, इगलास और कुल मतदाता संख्या बताया गया है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 18 से 19 वर्ष के कितने मतदाता हैं, 20 से 29 वर्ष के कितने मतदाता हैं और 30 से 39 वर्ष के कितने मतदाता हैं। और जो मतदाता का संख्या बताया गया है, अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो 39 साल तक कम से कम 1.5 से 2 लाख मतदाता हर विधानसभा में आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब की बार चुनाव
का जो समीकरण होगा युवाओं के हाथ में होगा। युवा चाहेगा वही जीतेगा, युवा जिसको सपोर्ट करेगा उसी की सत्ता आने वाली है। अगर वो कोई कहता कि जाति धर्म के आधार के साथ हिंदुत्व को मानकर केवल चुनाव जीता जा सकता है तो यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगली अपडेट है आदर्श आचार संहिता को लेकर। आचार संहिता उल्लंघन 51 मामले दर्ज, 1.5 करोड़ जब्त। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी की गई। अगली अपडेट है कि नीट यूजी को लेकर 4 चरणों में होगी मेडिकल कॉलेजों की काउंसलिंग। छात्रों के पास 19 से 24 जनवरी तक पंजीकरण कराने का मौका। 20 से मिलेगा कॉलेज का विकल्प भरने का अवसर। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है 29 से आवंटित सीटों का परिणाम होगा जारी। अगली अपडेट है स्मार्टफोन की एंट्री बेदाग टीईटी कराना चुनौती। 28 नवंबर 2021 को पेपर लीक के कारण निरस्त होने के बाद दोबारा 23 जनवरी को होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को बेदाग कराना परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि तमाम केंद्रों पर स्मार्टफोन रोक नहीं लग पा रही है। शासन ने पिछली कई परीक्षा से यह आदेश कर रखा है कि कक्ष निरीक्षक यानी कि शिक्षक, केंद्र व्यवस्थापक यानी कि प्रधानाचार्य, स्टाफ और निरीक्षण पर आने वाले अफसरों और मजिस्ट्रेट के पास केंद्र के अंदर स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो पाना संभव नहीं दिख रहा है। लोग लेकर जा रहे हैं जिससे ऐसी गतिविधियों को सहारा मिल रहा है और पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो क्या अब की बार जो परीक्षा होने जा रही है 23 जनवरी 2022 को, क्या यह परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो पाएगी? सभी के जहन में सवाल है। तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या जो 23 तारीख की परीक्षा है वह पारदर्शी तरीके से हो पाएगी? अगली अपडेट है दूसरी डोज के प्रमाण पत्र के बिना राशन दुकान से नहीं मिलेगा अनाज। डीएम ने जारी की चेतावनी, हर हाल में सभी लोग करवा ले टीकाकरण। तो टीकाकरण करवाना अनिवार्य हो गया है। डीएम का आदेश है, जो दूसरी डोज का सर्टिफिकेट राशन की दुकान पर नहीं जमा करेंगे उन्हें राशन नहीं मिलेगा। तो अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ है, छात्र नहीं भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। अगर आप कोरोना का टीकाकरण नहीं करवाए हैं तो आप फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कोविड प्रमाण पत्र के बिना अब छात्र परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। टीका नहीं लगवाया तो बोर्ड परीक्षा से होंगे डिबार। तो अगर आपने टीका नहीं लगवाया है तो बोर्ड परीक्षा से आप डिबार हो जाएंगे, जो कि अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगली अपडेट लेखपाल भर्ती को लेकर है। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है उसके कारण भर्तियां फंस जाएंगी, भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाएगी। चुनाव के बाद क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज के समाचार पत्र में इसी संबंध में जानकारी दी गई है। लेखपाल भर्ती परीक्षा तिथि व पीटी कट-ऑफ घोषित नहीं करने से रोष। तो मैं आपको बता दूं, पीटी का भी कट-ऑफ नहीं घोषित किया गया कि कितने परसेंटाइल वाले क्वालिफाई हैं। 1 से लेकर 100 नंबर पाने वाले सभी क्वालिफाई माने जा रहे हैं। लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि कितने गुना मुख्य परीक्षा में बुलाए जाएंगे। चुनाव के खातिर यानी कि चुनाव के मद्देनजर सरकार के द्वारा सभी से आवेदन करवाया जा रहा है। जब आवेदन सभी से करवाया जा रहा है तो चुनाव के पहले उसे शॉर्टलिस्ट कर देना चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है, चुनाव के बाद ही जो लेखपाल भर्ती में आवेदन करने वाले होंगे उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो बाद में जब शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो कितने अभ्यर्थियों को झटका लगेगा, सबसे अहम है। दूसरी बात, कट-ऑफ ना निर्धारित करना, गुणांक के बारे में ना बताना, कितने गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में बैठेंगे इसके संबंध में जानकारी ना देना, इस भर्ती को फंसाना है। यह मामला कोर्ट में जा सकता है। भविष्य में भले ही सरकार जीत जाए, यह अलग बात है। जिस तरह से 60 और 65 में हुआ था, लंबे समय तक कोर्ट में भर्तियां अटकी हुई थी, उसी प्रकार से लेखपाल भर्ती भी अटक सकती है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक ही रास्ता है, या तो सभी को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाए या तो कोर्ट में भर्ती फंसाया जाए। तो क्या कोर्ट में भर्ती जा सकती है? आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। केवल नोटिफिकेशन में शॉर्ट लिस्ट का जिक्र है, ना कि कितने गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में बुलाएंगे उसका जिक्र है। साथ ही जब पीईटी परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया था। जो भी परीक्षाएं होती हैं, आप यूपी टेट देख लीजिए, वह भी अर्हता परीक्षा है। आप टेट देख लीजिए, यह भी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। लेकिन यूपी टेट में एक मार्क निर्धारित कर दिया गया है कि इतने नंबर लाने वाले क्वालिफाई होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, जो कि भर्ती को
कोर्ट के कटघरे में ले जा सकती है। तो आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली अपडेट है पीसीएस मेंस को लेकर। पीसीएस मेंस से पहले कई अभ्यर्थी संक्रमित, परीक्षा टालने की मांग। पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा से पहले कई अभ्यर्थी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन देकर कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट देकर मांग की है कि परीक्षा को स्थगित किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परीक्षा स्थगित करने की मांग चल रही है, लेकिन इस पर निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेना है। तो क्या आपको लगता है कि परीक्षा स्थगित हो जाएगी? आपकी क्या राय? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ साथ बताएं कि परीक्षा को स्थगित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगली अपडेट है जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर। इस चैनल के माध्यम से अभी हाल ही में आपको जानकारी दी गई थी कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूर्णतः कंप्लीट अप्रैल के बाद होगी, यानी कि मार्च में होने की संभावना है, अप्रैल के बाद। तो यह भी भर्ती फंसती हुई नजर आ रही है। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में वही भर्तियां कंप्लीट हुई हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का आदेश था। बहुत कम ही भर्तियां कंप्लीट हुई हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का आदेश नहीं था। कोई एक भर्ती बताइए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश के अन्य आयोग या बोर्ड से भर्तियां आई हों और बिना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्देश के समय से पूरी हो गई हूँ। एक भर्ती का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए और आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। उसी आधार पर अगली जानकारी आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि निदेशालय कहता है कि हमें फाइल नहीं पहुंची है, पीएनपी कहता है कि हमने डिस्पैच कर दिया, फाइल को भेज दिया है। अब दोनों में क्या माजरा है, ईश्वर जाने। फिलहाल भर्ती फंसती हुई नजर आ रही है। अगली अपडेट है कि प्रदेश में एलटी के शिक्षकों के हजारों पद खाली, नए विज्ञापन का इंतजार। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जानकारी प्राप्त हुई है कि एलटी के शिक्षक भर्ती में काफ़ी पद खाली, यानी कि 8500 से अधिक पद खाली हैं, लेकिन अधियाचन मात्र 1200 के करीब पहुंचा है। तो जो 1200 का अधियाचन पहुंचा है और 8500 से अधिक पद खाली हैं, तो इस आधार पर देखा जाए तो चुनाव के पहले भर्ती का विज्ञापन जारी होने की संभावना नहीं है। आपको कम से कम 2 से 3 महीने वेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अधियाचन मिलने के बावजूद भर्ती अटकी, लेकिन अधियाचन मात्र 1200 का मिला है। सत्यता यही है, और पदों का अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि तकरीबन 1200 पदों का अधियाचन मिला है। तो 1200 पदों पर अधियाचन मिला है तो उस पर भर्ती निकाल कर क्या होगा? कम से कम 8500 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होना चाहिए, जो कि चुनाव के बाद जारी होगा। उससे पहले जारी होने की संभावना नहीं है। मांग करते रहिए, सरकार पर मांग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मैंने देखा है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप लोग मांग करते रहते, लाठियाँ मिलती, घर चले जाते हैं। इससे ज़्यादा इस सरकार में कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण खबर है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है। न्यूज़ 24 की खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि न्यूज़ 24 वेरीफाइड, हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे आगे। सीएम खट्टर बोले, आंकड़े जारी करने वाली संस्था CMIE के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान सरकार के खिलाफ बोलोगे तो जेल जाओगे, ऐसी स्थिति है। देखिए यहाँ पे FIR दर्ज करने की बात कही जा रही है, कानूनी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। आप सत्य नहीं दिखा सकते हैं, आप गुलाम बनकर रहेंगे तभी काम चलेगा। तो यहाँ पर साफ साफ CM खट्टर कहते हैं कि बेरोजगारी हरियाणा में कहाँ ज़्यादा है, जबकि रिपोर्ट में साफ साफ दर्शाया गया है कि बेरोजगारी के मामले में हरियाणा नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, यानी कि दूसरे नंबर पर राजस्थान है। उसके बाद बिहार का जिक्र किया गया है, झारखंड का भी जिक्र किया गया है, उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया गया है, इत्यादि राज्यों का जिक्र किया गया है। लेकिन खट्टर सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो वहाँ पर बीजेपी है, यानी कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। तो आखिरकार ये सब मानने को तैयार क्यों नहीं होते? कोई भी रिपोर्ट मानने को तैयार नहीं होते। इनके पक्ष में कुछ बोला जाता तो कहते थे बहुत सही है। तो फिलहाल इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। क्या आपको ये आंकड़े सही लगते हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक और महत्वपूर्ण खबर है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर मैं आपको बता दूं, यूपी चुनाव 2022 से जुड़ा हुआ खबर है। उन्नाव रेप पीड़िता की मां को एसपी का समर्थन, कांग्रेस ने दिया है टिकट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने उन 50 महिला उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जिसमें उन्नाव रेप पीड़िता की मां आशा सिंह का नाम भी है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि आशा सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार नहीं लड़ेगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ है।
आपके लिए क्या यह निर्णय सही है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।